नमस्कार साथियों, मैं अमरीश पिवाल आप सभी का आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की तैयारियां काफी बेहतरीन चल रही होंगी। और इन बेहतरीन तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं कक्षा 9 की वन शॉट सीरीज। और वन शॉट की सीरीज में आज हम लोग करेंगे अर्थशास्त्र का अध्याय 2 संसाधन के रूप में। उसका वन शॉट है बेटा, वन शॉट। इसके डिटेल्ड लेक्चर्स यूट्यूब एप्लीकेशन दोनों पर अवेलेबल हैं, आप चाहे जिस पर देख सकते हैं। और ज्यादा विस्तार में विस्तृत में आपको पढ़ना हो तो आप लेक्चर्स देखिए। बाकी वन शॉट भी बेहतरीन होने वाला है, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, हर कॉन्सेप्ट आप लोगों का कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वन शॉट को। पर सर इस वन शॉट में मैं पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे परिचय की बेटा। किसकी बात करेंगे? इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे जिससे कि आप चैप्टर को आगे तक समझ पाओ। दूसरा है बेटा सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी जिसे कहा जाता है। इसके बाद हम जीडीपी के साथ साथ हम एक चीज और जानेंगे, दैट इज द जीएनपी। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी, वो बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे 3 आर्थिक क्षेत्रों की, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की। फिर हम बात करेंगे क्वालिटी की। किस चीज की क्वालिटी? जनसंख्या की क्वालिटी। ठीक है, कैसे जनसंख्या को क्वालिटी वाली जनसंख्या बना सकते हैं। फिर तीसरा है हमारा, जो हमने अभी 3 क्षेत्र में अभी आपको ऊपर बोले, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उनमें बात करेंगे रोजगार की, कि कौन सा क्षेत्र कितना रोजगार देता है और कितना नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वन शॉट को। देखिए, परिचय या इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है बच्चों संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, लोग आपको पता है, पर संसाधन क्या होते हैं पहले ये जानिए। संसाधन के रूप में लोगों से अर्थ का पता, सबसे पहले हम लोग ये समझे कि संसाधन क्या होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। संसाधन या रिसोर्स का अर्थ ये होता है, ये आप क्लास 10th में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे आगे, पर मैं अभी आपको आज ही बता देता हूं। संसाधन का अर्थ ये है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके वही संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो जो भी हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को, मैंने क्या कहा है, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, वह क्या कहलाती है? वह संसाधन कहलाती है, वह रिसोर्स कहलाती है। अब जो कुछ भी हमारे पर्यावरण में जो हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, वो संसाधन है। ठीक है, अब एक और आसान भाषा में अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साधन। साधन का मतलब क्या होता है बेटा? साधन का मतलब होता है मीडियम। ठीक है, उस मीडियम से आपका कुछ काम होता है। जैसे कोई पूछे कि आप घर से यहाँ ऑफिस तक कैसे आते हो, तो मैं कहूंगा मेरे पास मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल मुझे घर से यहाँ तक लाने का एक मेरा साधन हो जाएगी। कोई आपसे पूछे आप कैसे पढ़ाई करते हो, तो आप बोलोगे ऑनलाइन में, मोबाइल में पढ़ाई करता हूं। तो मोबाइल आपके लिए क्या हो गया? हमसे पढ़ने का एक साधन हो गया। तो साधन, अब जो साधन है वह संसाधन है। मेरे लिए मेरी मोटरसाइकिल मेरा रिसोर्स है, मेरा संसाधन है। आपके लिए आपका मोबाइल आपका रिसोर्स है, क्योंकि वो आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरत, आपकी जरूरत क्या है? पढ़ाई करना, उस जरूरत को पूरा कर रहा है। मेरा यहाँ पर ऑफिस आना जरूरी है, ये जरूरत है मेरी, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफिस के लिए मेरी मोटरसाइकिल जो है वो मेरी आवश्यकता को पूरा कर रही। तो ये सब कुछ क्या है? हमारे संसाधन है। ये सब कुछ क्या है? हमारे रिसोर्सेज है। अब पर्यावरण में जो कुछ भी उपलब्ध हो वो हमारा रिसोर्स है, संसाधन है। परंतु बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको कौन बनाता है? जिनको मानव बनाता है। भाई आज मोटरसाइकिल किसने बनाई? मानव ने बनाई। आज ये स्मार्ट बोर्ड, ये कैमरा, ये सारी टेक्नोलॉजी, ये किसने बनाई? मानव ने बनाई। और जो कुछ हमारी प्रकृति ने हमें दिया है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बेटा, गोल्ड का, सोने का। जब सोने को निकाला जाता है, पहली बात तो ये कैसे पता लगाया जाएगा कि वहां पर सोना है? तो उसके लिए भी जो टेक्नोलॉजी बनाई वो किसने बनाई? मानव ने बनाई। और जब वो वहां से सोना निकाल लेते हैं, और वो सोना अगर मैं आपके सामने ला करके रख दूं ना, आप बोलोगे सर जल्दी ले जाओ, मैं उल्टी कर दूंगा अभी के अभी। इतना गंदा उसका शेप होता है, इतना गंदा वो लगता है। परंतु उस सोने को फिर बाद में हम बड़े ही चाव से पहनते हैं। कोई अंगूठिया, कोई चेन, कोई कुछ बनवाता है, कोई कुछ बनवाता है, बड़े ही इच्छा से, बड़े ही चाव से पहनते हैं उसी सोने को। तो उस सोने को इस गंदे से इतना प्योरीफाई करके इतनी बेहतर चीज बनाने की जो टेक्नोलॉजी, इतना ज्ञान लेकर के आया, वो भी कौन लेकर के आया? मानव लेकर के आया। मतलब हमारे पर्यावरण में जो वस्तुएं हैं वो हमारे काम आ सके, हमारे लिए यूजफुल हो सके, ये बनाने वाला भी कौन है? मानव है। तो मानव क्या करता है? संसाधन बनाता है। संसाधन हमारे लिए तैयार कर रहा है, मानवों के लिए संसाधन तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो अब मानव जब संसाधन तैयार कर रहा है, तो मानव खुद भी तो संसाधन है। और मैं कहूं मानव तो सबसे बड़ा संसाधन है। मानव क्या है? सबसे बड़ा संसाधन है।
कैसे, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक एग्जांपल से पहले समझाता हूँ। मुझे आज एक बात बताइए, आज अपन सब कहते हैं कि अपने अंदर एक आत्मा है। जिस दिन व्यक्ति मरता है उस दिन उसकी आत्मा चली जाती है, शरीर यहाँ रह जाता है, शरीर को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, जो भी करा जाता है वो कर देते हैं, आत्मा चली जाती है। अब हम क्या कहते हैं, इस आत्मा को किसी परमात्मा ने बनाया होगा, ईश्वर ने बनाया होगा, और इस ईश्वर को हमने क्या कहा, परमात्मा, सबसे बड़ी आत्मा। तो अब ये जितनी भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो संसाधन बनाने वाला है मानव, तो वो मानव तो सबसे बड़ा संसाधन होगा ही होगा। ये मानव कौन है, आप मानव हो, मैं मानव हूं, अपन सब मानव ही तो है, अपन सब ह्यूमंस ही तो है। तो अपन सबसे बड़े रिसोर्स हैं, हम सबसे बड़ा संसाधन है। और ये संसाधन हम कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो संसाधन क्या होते हैं वो आपको पता चल गया, और चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग। मतलब यहां पे किसकी बात करी जाएगी, मानव संसाधन की बात करी जाएगी। किसकी बात करी जाएगी, मानव संसाधन की बात करी जाएगी। चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग, संसाधन के रूप में लोग, यही है ना। अब देखिए, लोगों का अर्थ अगर मैं कहूं तो हम कह सकते हैं जनसंख्या, ठीक है, हम बात करते हैं जनसंख्या की, ओके। अब जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो जनसंख्या का मतलब है भाई जितने भी हमारे जो ह्यूमंस है, ठीक है, पुरुष महिला बच्चे सब जो मिलाकर वो पूरी एक देश की जनसंख्या कहलाती है। अब जनसंख्या जब बढ़ती है तो हमारी क्या है, बीपी बढ़ जाता है। जैसे कि अब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है, भारत की है। 143 करोड़ लोग आज भारत के, हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार अब इतने लोगों के लिए खाना कहाँ से आएगा, इतने लोगों के लिए रोजगार सरकार कहाँ से देगी, इतने लोगों का और बोझ जमीन उठाएगी, कैसे, मतलब जनसंख्या इतनी बढ़नी नहीं चाहिए, जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये बातें सारी ठीक है, परंतु हम नेगेटिव ही पॉइंट क्यों सोच रहे हैं, हम यही क्यों सोच रहे हैं कि इस जनसंख्या को इतना खाने को चाहिए होगा, इस जनसंख्या को इतना ये चाहिए होगा, इस जनसंख्या को ये इतना चाहिए होगा। तो हमें सोच को भी थोड़ा चेंज करना होगा। कैसे, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या में हम ये कहें कि हमें इस जनसंख्या को दायित्व से परिसंपत्ति बनाना है। हमें क्या बनाना है, परिसंपत्ति बनाना। दायित्व से हमें क्या बनाना है बेटा, परिसंपत्ति, इसको बनाना है। दायित्व का मतलब सीधा सा एक तरीके से मैं कह सकता हूं, जिसे हम बोझ मानते हैं ना, हमें बोझ नहीं समझना हमारी जनसंख्या को, हमें उसे हमारी परिसंपत्ति, हमारी असेट बनाना, हमारी पूंजी बनाना है। और पूंजी का मतलब क्या होता है, जो हमें कमा करके दे, हमारे लिए बेहतर काम कर करके दे, हमारे लिए बोझ ना हो, हमारे लिए बोझ ना हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए कि आप मेरे पड़ोस में रहते हैं और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया और मैंने बोला लो बेटा ये 1 लाख रुपए है, और 20 दिनों के बाद मैं कभी भी आ सकता हूं, मैं 20 दिनों के बाद कभी भी आ सकता हूं। हो सकता है मुझे 1 महीना भी लग जाए, 1.5 महीना भी लग जाए, 2 महीना भी लग जाए, पर मैं 20 दिनों के बाद कभी भी आ सकता हूं। ये 1 लाख रुपए मुझे उस दिन लौटा देना। अब आपके घर में कुछ काम आ गया, आप इन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये 1 लाख रुपए आपके लिए बोझ बना हुआ है। अरे यार मनीष सर कब आएंगे, मैं कब उनको पैसा दूंगा, कब आएंगे, कब उनको पैसा दूंगा। परंतु अगर यही 1 लाख आज आपके पास होते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे। तो हमें जो हमारे पास जनसंख्या है, उस जनसंख्या को बोझ नहीं मानना कि उसको इतना भोजन चाहिए होगा। अरे भोजन अगर उसको चाहिए होगा तो भोजन वो लगा भी तो सकता है। किसान भी तो मानव ही है, फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर भी तो मानव ही है, तरते क्षेत्र में सेवा देने वाला भी तो मानव ही है। जब भाई खाने वाले मानव है तो काम करने वाले भी मानव है। तो अगर खाने को ज्यादा चाहिए होगा तो मतलब काम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा काम होगा, ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा उत्पादन होगा, हम ज्यादा सामान बनाएंगे, ज्यादा वस्तु बनाएंगे। मान लो भारत की कंपनी है, वो ज्यादा मोबाइल फोन बना रही है, हम पूरी दुनिया में मोबाइल फोनों को बेचेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, और उन पैसों से फिर खाओ भाई जितना खा सकते। तो हम ये क्यों सोच रहे हैं कि ये जो जनसंख्या अगर बढ़ रही है वो हमारे लिए बोझ है, वो हमारे लिए परिसंपत्ति भी तो बन सकती है, वो हमारे लिए पूंजी भी तो बन सकती है। तो इस जनसंख्या को दायित्व से हमें क्या बनाना होगा, परिसंपत्ति बनाना होगा। मतलब इसको मानव को हमें मानव पूंजी बनाना है, हमें इसको बोझ नहीं बनाना है, इसको संपत्ति बनाना है। अब वो कैसे बनाया जा सकता है, वो 3 तरीकों से बनता है। 2 काम उनको मुख्यतः होता है। सबसे पहला शिक्षा, बेटा शिक्षा बड़ी जरूरी, एजुकेशन बड़ी ही जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, माता पिताओं से कहा करते थे कि तुम 1 रोटी कम खाओ पर अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा बड़ी जरूरी है। कहा करते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह धाड़ेगा। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, अब उसमें क्या होगा, थोड़ा ज्ञान आएगा, उसमें नॉलेज आएगा, उसको पता चलेगा, वो चीजों को समझ सकेगा, भाई ऐसे उत्पादन और बढ़ सकता है, ऐसे हम देश के लिए और बेहतर काम कर सकते हैं, और इससे देश को आगे लेकर के जा सकते हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। इसके अलावा शिक्षा से भी ज्यादा अगर कुछ जरूरी होता है, सबसे पहले वो है स्वास्थ्य। बेटा
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो स्वास्थ्य सही होना, हेल्थ सही होना भी बड़ा जरूरी है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, जो कि उसके जीवन को जीने के लिए बड़ी जरूरी होती है, वो मूलभूत आवश्यकताएं क्या है बेटा? रकम है। रोटी कपड़ा मकान। क्या है? रोटी कपड़ा मकान। अगर ये चीजें मिलती है कि भाई दो वक्त का खाना मिल जाए, ठीक है, तन को ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए और सर को ढकने के लिए छत मिल जाए, मतलब मकान मिल जाए, तो इंसान ठीक है, वो बढ़िया है उसके कंडीशन। उसके बाद तो फिर सब हमारी जरूरतें ही हो जाती है। इच्छा है हमारी, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, पर जरूरत तो है, जो चाहिए ही, मतलब उसके बिना तो मर जाएंगे। तो रोटी कपड़ा मकान। और इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण है तो वो दो ही है, शिक्षा और स्वास्थ्य। क्योंकि अच्छा शरीर होगा तभी वो व्यक्ति ज्यादा काम कर पाएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तब वो और अच्छा ज्यादा काम कर पाएगा। तो अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा स्वास्थ्य मिले। और इसके साथ एक चीज और जरूरी जाती है, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब होता है बेटा ट्रेनिंग देना, ठीक है, काम धंधे की ट्रेनिंग दी जाए, स्कूलों में कॉलेजों में सिखाया जाए कि भाई आप यहाँ से निकलने के बाद ये काम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, ऐसे बिजनेस कर सकते हो, ये कर सकते हो, प्रशिक्षण दिया जाए। तो मतलब हम मानव को मानव पूंजी कैसे बना सकते हैं? हम उनको अच्छी शिक्षा दें, हम उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दें, हम उनको अच्छी ट्रेनिंग दें जॉब्स की, जिससे क्या हो कि वो देश के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का सेवाएं वो बना सके, जिससे क्या हो कि हम उनसे खूब पैसा कमा करके हमारा राष्ट्र समृद्ध बने, अमीर बने, और फिर उस पैसे से देश का और विकास करा जाए। तो हम मानव को मानव पूंजी कब बना सकते हैं? जब हम उनको अच्छी शिक्षा देंगे, हम उनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग देंगे, हम उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देंगे, तभी ये मानव क्या बनेगा? मानव पूंजी बनेगा। मतलब मानव पूंजी क्या है? देखिए, मानव दो प्रकार का है। एक ऐसा है जो किसी काम का नहीं, और एक ऐसा है जिसमें बहुत कौशल है, जिसमें बहुत टैलेंट है। और वो टैलेंट कहां से आएगा? जब यह हम लोग करेंगे। ये किसको करना होगा? ये सरकार को करना होगा। अब देखिए, अब ऐसा भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि भाई जब शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे खर्चा कर लें तो जनसंख्या बिल्कुल पूंजी है तो इसलिए खूब जनसंख्या करें। नहीं, ऐसा भी नहीं। जनसंख्या पर भी एक लिमिट, कंट्रोल होना जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, हमारे पास जो संसाधन है वो तो सीमित है बेटा। हमारे पास जमीन है तो वो सीमित है, हमें किसी काम धंधे के लिए और कुछ जगह चाहिए होगी, वो जगह हमारे पास सीमित है, हर चीज हमारे पास सीमित है। तो इसलिए जनसंख्या पर एक लेवल पर आकर तो कंट्रोल लगना चाहिए कि हमें इससे ज्यादा जनसंख्या हमारी नहीं होनी चाहिए। तो जनसंख्या पे कंट्रोल होना भी जरूरी है, परंतु जो जनसंख्या हमारे पास है उसको हम बोझ नहीं, हम उसको संपत्ति बनाने की कोशिश करें। वो कैसे करेंगे? शिक्षा से, प्रशिक्षण से, स्वास्थ्य से ही करी जा सकती है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है सकल घरेलू उत्पाद। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और शॉर्ट में कहा जाएगा जीडीपी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके क्लास 10th में भी आएगा, और आप क्लास 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो भी आएगा, आप कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो भी आएगा, कभी न्यूज़पेपर पढ़ने बैठोगे तो हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, साल भर में 1-2 बार आपको इस शब्द जरूर देखने को आएगा कि इस देश की जीडीपी बढ़ गई और इस देश की जीडीपी घट गई। ये इस देश की जीडीपी इतनी है इसलिए वो इतना ताकतवर है, और इस देश की जीडीपी इतनी है इसलिए वो इतना कम ताकतवर है। तो चलिए जानते हैं ये जीडीपी है क्या। ये एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य है। देखिए, अब यहाँ पर 3-4 शब्द हैं वो इंपॉर्टेंट है। पहला बोला गया एक वर्ष। एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष का यहाँ पे कब से कब मतलब माना जाता है 1 अप्रैल से लेकर करके 31 जो मार्च है बेटा, उसको हम यहाँ पर एक वर्ष मानते हैं। इसको वित्तीय वर्ष बोला जाता है, पैसों टक्कों का फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। फिर बोला गया राष्ट्र की सीमा के भीतर। राष्ट्र की सीमा के भीतर मतलब एक राष्ट्र, एक देश है, उसकी सीमा के, उसके एरिया के अंदर अंदर। जैसे मैं कहूँ भारत, तो भारत के सरकार के अंडर में जो जो एरिया आता है, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, जितना भी एरिया भारत के अंदर आता है, इस देश की सीमा के अंदर, मतलब इस देश के अंदर अंदर कहीं पर भी अंतिम माल और सेवाओं का, माल और सेवा तो समझ के होंगे, कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा हो, पर ये जो अंतिम शब्द है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाजार मूल्य। तो हमें यहाँ पे 4 चीजें समझनी जरूरी है, 1, 2, 3 और ये 4। इन 4 को समझ जाओगे तो आपको ये पूरा समझ में आ गया। तो सर पहला और दूसरे में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला भी समझ में आ गया, दूसरा भी समझ में आ गया। अंतिम माल और सेवाएं क्या है? अंतिम माल और सेवाओं का अर्थ होता है बेटा वह वस्तु या वह सेवा जिसका उपभोग कर लिया जाए, वह कहलाती है अंतिम बेटा। जिसका उपभोग कर लिया जाए वह कहलाती है
अंतिम वस्तु और अंतिम सेवा। अब उपभोग का अर्थ क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आज ये शर्ट है, इस शर्ट को मैंने पहन लिया, मैंने खरीद लिया, मैं इस्तेमाल करने लग गया, या मतलब हो गया मैं उपभोग करने लग गया, तो ये शर्ट क्या कहलाएगी, अंतिम वस्तु कहलाएगी। अब इस शर्ट को बनने में जो भी चीज की जरूरत पड़ी होगी, जैसे इसके लिए कच्चा माल, जैसे मान लीजिए कॉटन की है तो कॉटन की जरूरत पड़ी होगी, सिल्क की शर्ट है तो सिल्क की जरूरत पड़ेगी, जिस भी वस्तु से शर्ट बनी है उस वस्तु की जरूरत पड़ी होगी। इसके अलावा मजदूरी लगी होगी, इसके अलावा यहां से वहां लाने में इसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, ये जो कुछ भी है सब कुछ जो हुआ वो सारी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, परंतु जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं वो क्या कहलाती है, अंतिम वस्तु कहलाती है, अंतिम माल और अंतिम सेवा कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मिठाई खरीद करके लाते हैं, तो मिठाई को मैंने खा लिया, मिठाई का मैंने इस्तेमाल कर लिया, ये क्या हो गई, अंतिम वस्तु हो गई, परंतु इस मिठाई को बनाने के लिए दूध की आवश्यकता पड़ी होगी, दूध क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। शक्कर की आवश्यकता पड़ी होगी, शक्कर मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। वो सब कुछ मध्यवर्ती वस्तु है जो कि एक अंतिम वस्तु को बनाने में काम आती है, और अंतिम वस्तु वह है जिसका आगे उत्पादन ना हो, सीधा उसका उपभोग कर लिया जाए, जिसका इस्तेमाल कर लिया जाए। तो देश की सीमा के अंदर एक वर्ष के अंदर जो अंतिम माल और सेवा है उसका बाजार मूल्य, क्या बोला है, बाजार मूल्य। अब मूल्य बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लागत मूल्य और एक होता है बाजार मूल्य। लागत मूल्य को बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट और बाजार मूल्य को बोला जाता है मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू। लागत मूल्य का मतलब क्या है, मतलब जब तक वो जो वस्तु फैक्ट्री में है उस फैक्ट्री में उसका कितना खर्चा हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मान लीजिए ये एक मार्कर है, इस मार्कर को बनाने में कितना खर्चा है, जैसे मैं कहूं इसको एक मार्कर को बनाने में 10 रुपए का खर्चा हुआ है, मतलब इसके लिए जो कच्चा माल मंगवाया, जो मजदूरी दी, इसके लिए जो मेरा बिजली का बिल लगा, जो कुछ भी हो, एक पेन मार्कर को बनाने के लिए 10 रुपए का खर्चा, 10 रुपए का खर्चा ये लागत है। अब ये माल मैंने बनाया क्यों है, बेचने के लिए बनाया, तो बेचने के लिए मैं इसको माल को बाहर निकालूंगा, बाहर निकलते ही इस पे क्या लगेगा, पहले तो लगेगा टैक्स, सरकार को टैक्स दूंगा, फिर मैं इसमें मेरा प्रॉफिट जोड़ूंगा, प्रॉफिट जोड़ने के बाद क्या होगा, मैं इन सारे मार्केटों को एक ट्रक में रखवाऊंगा, पूरे देश के अलग अलग कोनों में भेजूंगा, तो वो क्या करेगा, जो ट्रक वाला है वो भी खुद का भी प्रॉफिट जोड़ेगा, फिर बड़ी बड़ी दुकानों पे बेचा, वो बड़ी बड़ी दुकान वाले खुद का भी प्रॉफिट जोड़ेंगे, और फिर उसके बाद जो छोटे छोटे दुकानदारों तक ये मार्कर पहुंचेंगे वो भी अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे। तो सब अपना प्रॉफिट जोड़ते जोड़ते क्या हुआ, ये जो मार्कर है 25 रुपए का हो गया बेटा, इसमें सरकार का टैक्स भी है, इसमें मेन मालिक का भी है, इसमें ट्रक वाले का भी है, सबका पैसा आ गया। परंतु जब फैक्ट्री में था तब तक कितना था, 10 रुपए था, पर बाजार में वो कितने में बिक रहा है, 25 में बिक रहा है। तो अंतिम वस्तु और सेवा का बाजार मूल्य, मतलब जिस मूल्य पर वो बाजार में बेचा जाता है वह क्या कहलाएगी, हमारी जीडीपी कहलाएगी। जैसे अपन एक उदाहरण ले कि भैया जैसे मान लीजिए एक कंपनी है वो फोन बनाती है, जैसे मान लीजिए उसने 500 फोन बनाए और एक फोन की कीमत मार्केट में 10,000 रुपए चल रही है, तो अब इससे कितना आएगा, तो 50 लाख रुपए इस कंपनी की क्या हो गई, टोटल आ गया। फिर ऐसे हम सबका जोड़ लेते हैं, इसने इतना उत्पादन करा, इसने इतना उत्पादन करा, फिर उससे हम हमारी जीडीपी का कैलकुलेशन लगा लेते हैं, जीडीपी निकाल लेते हैं। अब मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि भाई जापान की कंपनी है, ठीक है, कंपनी जापान की है, जैसे कि पैनासोनिक है, पैनासोनिक जापान की कंपनी। अब वो भारत में आई और उसने भारत में क्या करा, अपनी फैक्ट्री लगा ली, जैसे मान लीजिए गुजरात में लगा ली, गुजरात में अपनी फैक्ट्री लगाई। अब फैक्ट्री लगाने के बाद उन्होंने क्या करा, वहाँ उत्पादन करना शुरू कर दिया, अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, माल वाल सब कुछ बन गया, सब कुछ तैयार हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, जो वहाँ से जितना भी टोटल आया वो किसकी जीडीपी में जुड़ेगा, जापान की में या भारत की में? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जापान की में, कुछ बच्चे कह रहे हैं भारत की में। किसकी में जुड़ेगा, भारत की में जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा राष्ट्र की सीमा के भीतर भीतर, हमारे राष्ट्र की सीमा, गुजरात कहां पर है, भारत में ना, तो भारत की टेरिटरी के अंदर हुआ, भारत की सीमा के अंदर हुआ, तो जीडीपी किसकी होगी, भारत की होगी। चाहे कहीं की कंपनी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंडिया की कंपनी आज रिलायंस मान लीजिए अमेरिका में जाकर के काम करती है, तो वो रिलायंस वहां जुड़ेगा भैया, अमेरिका की जीडीपी में जुड़ेगा, अपने में नहीं जुड़ेगा। तो यहां पर हम एक सीधा सा फॉर्मूला निकालते हैं जीडीपी के लिए, जिससे कि आप आसानी से याद रख सको कि जमीन जिसकी जीडीपी उसकी, जमीन जिसकी जीडीपी उसकी होगी बेटा। जिसकी जमीन पर उत्पादन होगा जीडीपी को हम उसी का ही कहेंगे। मतलब हम सीधा सा कह सकते हैं कि एक देश की सीमा के अंदर, अब जैसे मान लीजिए पूरे भारत में चाहे किसी भी वस्तु का उत्पादन हो रहा, कोई भी सेवा, अब सेवाओं में क्या होता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सेवा है, डॉक्टर आपको देख रहा है, ये सेवा है, ठीक है, आप बैंकिंग में जो काम कर रहे हैं वो सारे सेवा क्षेत्र में है, ठीक है, कोई बीमा का काम कर रहे हैं वो सारे सेवा क्षेत्र में, कोई जितने भी ऑटो व्हीकल चलाने वाले लोग हैं ये सारे के सारे क्या है, सेवा क्षेत्र में। कुछ भी वस्तु या सेवा का जो भी पूरे साल के अंदर, एक साल के अंदर पूरे देश में जितना उत्पादन हो रहा हो
उन सब का हम बाजार मूल्य पता लगा करके कह देते हैं ये हमारी इतनी जीडीपी होगी। परंतु अब सवाल यहाँ पर यह है कि हमारे किताब में एक शब्द दे रखा है जिसको कहा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। वो क्या होता है सर? यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद था। सकल घरेलू, यहाँ पर देखिए सकल का अर्थ क्या होता है? देखिए सकल का अर्थ यहाँ पर कुल ही है बेटा। मैथ्स वाले कुल लिखते हैं और अपन इकोनॉमिक्स वाले सकल लिखते हैं, ठीक है ना। और घरेलू का मतलब क्या है? अपना घर। तो अपना घर क्या है? अपने देश की सीमाओं के अंदर अंदर। भाई अपना देश ही तो अपना घर है, तो ये क्या हो गया? घर के का जो घरेलू उत्पादन है, देश की सीमाओं के अंदर जो उत्पादन हो उसका कुल, टोटल, यही तो बताया गया। तो कुल उत्पादन। फिर क्या बोला गया? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको जीएनपी कहा जाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब मुझे सही से ये बताओ, क्या यहाँ पर जितनी जीडीपी आई वो क्या सच में सारा का सारा पैसा भारत का ही है क्या? नहीं, क्योंकि जो जापान की कंपनी है वो यहाँ पे क्यों कंपनी लगा कर बैठा है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट तो अपना जापान लेके जाएगा ना। बोला हाँ यार सर जी, रिलायंस वाले अंबानी भैया है वो अमेरिका में कंपनी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। तो वहां जो प्रॉफिट बचेगा वो तो इंडिया लेकर के आएंगे ना। तो अब हम जीएनपी निकालेंगे, आ जाओ। कैसे निकालेंगे? देखो, जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी, ठीक है। अब इस जीडीपी में से हम माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? जो विदेशी भारत में कमा रहे हैं, विदेशी भारत में कमा रहे हैं, जो भारत में कमा रहे हैं, जैसे कि जापान वाला अपना प्रॉफिट वहां ले जाएगा, वो माइनस कर देंगे। प्लस अब ऐसे बहुत से भारतीय हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कोई फैक्ट्री लगा के खोल के बैठे हो, चाहे वो वहां जाकर के काम ही क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। कोई ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अफ्रीका में, कहीं पर भी काम कर रहा हो, वो काम कर रहा हो, तो वही वो सैलरी पैसा तो भेजेगा, इंडिया में भी तो आएगा। तो उसका जो है उसका हम यहां जोड़ लेंगे। तो भारतीय जो विदेशों में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जीडीपी में से हम जो विदेशी यहां पर काम कर रहे हैं उनका माइनस कर देंगे, और जो भारतीय बाहर काम कर रहे हैं उनका जोड़ लेंगे। तो हमारा क्या आ जाता है बेटा? जीएनपी आ जाता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमारा आ जाता है। तो जीडीपी और जीएनपी आप लोगों को क्लियर, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और अगर ये आपने आज क्लियर कर लिया तो आपको 10th में, 11th में, 12th में कहीं पर भी इससे दिक्कत नहीं आएगी। यही चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, और इतने सरल तरीके से आप अब भी समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। अब जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो भी क्या है? एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। और कौन सा रिसोर्स? मानव संसाधन है। विशाल जनसंख्या के सकारात्मक पहलू। अब अगर हमारे पास जनसंख्या ज्यादा है तो उसका सकारात्मक पहलू क्या, उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है सर? उसकी कोई पॉजिटिविटी क्या है? अब आप कहते हो सर पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव देखो। क्या पॉजिटिव देखे? बड़ी जनसंख्या का होना पॉजिटिव क्या है? तो अब देखिए, अधिक जीडीपी का सर्जन। क्या होगा? ज्यादा जीडीपी होगी। भाई आज हमारे पास ज्यादा लोग होंगे तो हम ज्यादा फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। ज्यादा फैक्ट्रियां लगाएंगे तो उनमें लोग, काम करने वाले लोग हमारे पास ज्यादा, वो ज्यादा काम करेंगे। ज्यादा काम करेंगे हम, ज्यादा उत्पादन करेंगे। ज्यादा उत्पादन करेंगे हम, देश दुनिया में बेच बेच करके खूब पैसा कमाएंगे। तो जीडीपी का ज्यादा सर्जन होगा। इसका मतलब क्या होगा? खूब पैसा होगा। खूब पैसा होने का मतलब क्या है? देश समृद्ध बनेगा, देश ताकतवर बनेगा, देश मजबूत बनेगा, ठीक है। और आप ये देखते हो कि कहा जाता है इस देश की जीडीपी ज्यादा है इसलिए वो ताकतवर। आज अमेरिका की जीडीपी सबसे ज्यादा है, फिर चाइना की जीडीपी है। ये ताकतवर देशों में काउंटेड है। क्यों? क्योंकि उनकी जीडीपी ज्यादा, उन देशों में उत्पादन ज्यादा होता है, बस और कुछ नहीं। वस्तु और सेवा ज्यादा बनाई जा रही है, इसलिए वो जीडीपी उनकी ज्यादा है। तो जीडीपी का ज्यादा सर्जन होगा मतलब देश मजबूत बनेगा। और एक तरफ से ये भी देखिएगा कि अगर कहीं फैक्ट्री लग रही है, उद्योग लग रहा है भारत में, तो अब उससे क्या होगा? उद्योग में काम करने के लिए लोग तो चाहिए होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा मतलब लोगों को पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा मतलब उनका जीवन स्तर सुधरेगा। तो अधिक जनसंख्या होने के नुकसान नहीं है। अब इसके नकारात्मक पहलू क्या है? अब सर नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दूं। चलो पॉजिटिव तो आपने बता दिए, पर नेगेटिव पॉइंट्स क्या है वो भी बता दीजिए। अधिक भोजन, ज्यादा जनसंख्या है तो ज्यादा भोजन देना होगा। अधिक शिक्षा पर खर्चा करना पड़ेगा, और उसके अलावा अधिक स्वास्थ्य पर व्यय करना पड़ेगा। ये दो खर्चे हैं। नोट, मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। मानव संसाधन को हम जब शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक खर्चा कर करके, उनकी एजुकेशन पे, उनके हेल्थ पे ज्यादा खर्चा करते हैं, तब उससे हम क्या है? मानव पूंजी का निर्माण कर सकते हैं। मतलब इस मानव को हम मानव पूंजी बना सकते हैं। उसका जो बोझ हमने समझ रखा था उस मानव को, उसको अब हम परिसंपत्ति मान सकते हैं, अब हम उसको असेट मान सकते हैं। यहां पर यह बात क्लियर। और वो कैसे बनेगा मानव? मानव से पूंजी, शिक्षा और स्वास्थ्य से। मानव पूंजी में निवेश। अब क्या शब्द इस्तेमाल हुआ? निवेश बेटा, इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पहले देखो एक तो हम करते हैं बेटा खर्चा और एक होता है निवेश। खर्चे का अर्थ यह है कि आपने वो अपनी इच्छा के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए करा है, उससे आपको कोई भविष्य में कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, आपको भविष्य में कोई इनकम नहीं होगी या आपको उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, वो खर्चा है। निवेश इसका विपरीत है, आप इस उद्देश्य से ही खर्चा कर रहे हो कि भविष्य में मुझे कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा, मुझे कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। लोग जमीन खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? आज यहाँ पर इस जमीन की कीमत आज 10 लाख है, 5 साल 10 साल 15 साल बाद इस जमीन की कीमत 50 लाख होगी, लगाओ आज 10 लाख। वो निवेश था, वो इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। आज जैसे मैं हूं, अगर आज मैं बहुत सब्जेक्ट हमारा मैं इको पढ़ाता हूँ, पॉलिटी पढ़ाता हूँ, इन सब्जेक्ट्स की मैं किताबें खरीद लूँ और खूब नॉलेज अपना ले लूँ, मैंने किताबें खरीदने में जो पैसा खर्च करा है वो क्या है? मेरा निवेश है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई मैं इन किताबों से ज्ञान लूंगा और ज्ञान जब मेरे पास होगा तो मैं कहीं पर भी जाके कह सकता हूँ देखो साहब मेरे पास इतना नॉलेज है, तो वो मुझे अच्छा पेमेंट देंगे, खूब पैसा देंगे और मेरी खूब लाइफ बेहतर होगी। तो मैंने क्या है उस हिसाब से पैसा खर्च करा। एक कोई एक्टर है, वो अपनी जिम में जाता है, खूब पैसा खर्च करा, बॉडी वॉडी बनाता है, रोज नए कपड़े, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया सेंट वेंट लगा करके ऐसा रहता है, वो उसका निवेश है, क्योंकि उसको पता है मैं अच्छे से रहूंगा, अच्छी बॉडी होगी, अच्छा मेरा लुकआउट होगा तो मुझे अच्छी जगह रोल मिलेगा, मेरा अच्छा जीवन होगा। तो निवेश क्या है? जब हम किसी एक उद्देश्य के कारण पैसा खर्च करते हैं वो हमारा निवेश कहलाता है। अब मानव पूंजी में निवेश कैसे किया जा सकता है कि हम उनको अधिक शिक्षा दें, उनको परिशिक्षित बेहतर ट्रेनिंग दें और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दें। इन सब से क्या होगा? उत्पादन हमारा अधिक होगा। जब आपने ज्यादा शिक्षा दी, आपने स्वास्थ्य व्यवस्था ज्यादा अच्छी करी, तो उससे क्या होगा? उत्पादन आपका ज्यादा होगा, और जब ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो इससे क्या होगी? आय भी अधिक होगी। मतलब एक शिक्षित व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या है? ज्यादा उत्पादन कर सकता है, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, और जब वो ज्यादा उत्पादन कर सकता है मतलब वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति 4 घंटे काम करता है तो 4 घंटे के हिसाब से पैसे कमाएगा, और कोई एक व्यक्ति 10 घंटे काम करता है तो 10 घंटे के हिसाब से पैसे कमाएगा। पैसे वो उसी हिसाब से कमाएगा जितनी देर वो काम कर रहा है। तो अब जो स्वस्थ व्यक्ति है वो ज्यादा उत्पादन कर सकता है, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा ना ज्यादा पैसा कमाएगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ा ही आवश्यक है। मानव पूंजी एक तरफ से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। अब मानव पूंजी जो है ना, जो बाकी जो उत्पादन के कारक है, उत्पादन के बाकी कौन कौन से कारक होते हैं? हमने पढ़ा था, भूमि होता है, श्रम होता है, भौतिक पूंजी होता है, और जो मालिक है वो होता है। अभी जो मानव पूंजी है ना, ये हमारी भूमि से और भौतिक पूंजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई जमीन होगी तो जमीन तो है, ठीक है, पर उस जमीन का इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए। वो कौन कर सकता है? वो मानव ही कर सकता है। भौतिक पूंजी क्या? पैसा। पैसा है, पर पैसे का इस्तेमाल कौन कर सकता है? मानव ही तो कर सकता है। इसलिए मानव क्या है? मानव पूंजी है, वो इस भौतिक पूंजी से और भूमि से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा बेहतर है। अब एक हम जापान की केस स्टडी पढ़ते हैं, ठीक है। जापान का नाम आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, बहुत गजब का बेहतरीन देश है। अब जापान में क्या है, अब हम लोगों ने देखा कि वह संसाधन जैसे कि वह जमीन होगी, ठीक है, आपके पास खनिज होंगे, आपके पास और होगा, ये सब कुछ होगा, तो आप खूब वहाँ खनिज निकाल, जैसे कहीं से पता चल गया भाई आज से यहाँ पे सोना निकलेगा तो सोना निकाल निकाल के हम खूब अमीर हो सकते हैं, ठीक है। या जैसे देखिए ईरान और इराक है तो वहाँ पे पेट्रोल निकलता है तो पेट्रोल से वो खुद खूब अमीर हो रखे। परंतु जापान के पास ऐसा कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है भाई। वहां से ना तो पेट्रोल निकलता है, ना वहां पे सोने की खदानें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। पर जापान आज बहुत आगे है, बहुत विकसित है। तो ऐसा जापान ने क्या करा? जापान ने क्या करा? जापान ने अपने मानव पर पैसा खर्च करा। जापान ने अपने देश के लोगों को मानव संसाधन बनाया, मानव पूंजी बनाया। कैसे बनाया? उनकी शिक्षा पे खर्चा करा, उनके स्वास्थ्य सुविधाएं उन लोगों को अच्छी दी और उनको खूब बेहतर बनाया जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके। आपको एक और बात बता दूं, जापान के पास ना अपनी आर्मी है, ना अपनी नेवी है, और ना ही अपनी एयरफोर्स है। मतलब ना तो जमीन पर लड़ने वाली फौज है, ना पानी में लड़ने वाली फौज है, और ना हवा में लड़ने वाली फौज है। उनके पास बिल्कुल भी नहीं। वो सारा का सारा क्या काम कर रहे हैं? बस अपने देश के मानव को बेहतर बनाने में, ठीक है, उसको बेहतर बनाना। उनको खूब मतलब उन पर खूब पैसा खर्च करते हैं, खूब उनको अच्छी शिक्षा, उनको खूब हर बार टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जाता है। सब ऐसे से इस टेक्नोलॉजी को आप ऐसे ठीक कर दोगे, इसको ऐसे ठीक कर दोगे। मतलब वहाँ पे मोबाइल ये तो बच्चे की बात, खेल की बात है, हाँ ठीक है ऐसे ठीक हो गया। उनको इस प्रकार से, मानव को इस प्रकार से ट्रेन करा जा रहा है कि वो जैसे ही स्कूल से कॉलेज से बाहर निकलेगा तो उसको झट तेरी क्या मिल जाएगी? जॉब मिल जाएगी, और जॉब मिलकर के वो देश के उत्पादन में योगदान देना शुरू कर देगा।
जापान प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से एक गरीब देश है, तो उसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है। भारत में क्या देखिए, भारत की जो लोकेशन है ना वो बहुत गजब की है। भारत के पास सब कुछ है, भारत के पास पर्वत भी है, पठार भी है, ठीक है, भारत के पास नदियां भी हैं, भारत के पास झील भी है, भारत के पास द्वीप समूह भी है, भारत के पास खनिज भी मिल जाएंगे, भारत के पास जो मैदान है वो भी मिल जाएगा, भारत के पास सब कुछ है, बहुत बढ़िया लोकेशन पे भारत है। परंतु जापान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है। उनके ऊपर तो मतलब प्रकृति ने मतलब यूं आंख डाल रखी है। अच्छा, फिर जापान खड़ा हो रहा है, फिर भूकंप आएगा फिर भूकंप आया, पर जापान फिर अच्छा कोई बात नहीं, प्रकृति चिंता मत कर, हम फिर से ये देखा तो भाई 6 महीने बाद तो फिर बिल्डिंगें खड़ी हो गई। ये ऐसा जापान, गजब का ये जापान है। तो ठीक है, तो जापान ये है, आप जानते हैं जापान को, तो ठीक है ना। और ये जापान का झंडा। जापान के आर्थिक विकास का राज यहाँ के विकसित मानव संसाधन में छिपा है। तो ये जो जापान का जो आर्थिक विकास है, इसका जो राज है वो कहाँ छिपा हुआ? विकसित मानव संसाधन में। मतलब जो वहां का मानव है, वो संसाधन है, वो विकसित है, वो डेवलप्ड है। इस तरह समर्पित जापानियों द्वारा क्षमता, तकनीकी तथा निपुणता के विकास ने इस देश को धनी तथा समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। तो इस तरह जो समर्पित जापानी है, उन्होंने क्षमता, तकनीक और निपुणता, क्षमता तकनीक का मतलब क्या है? उनमें कैपेसिटी, और निपुणता का मतलब क्या है? एक्सपर्ट। वो हर काम में क्या है? एक्सपर्ट है, ठीक है, निपुण है, बिल्कुल क्वालिफाइड है। तो क्षमता, तकनीक उनकी क्षमता है, कैपेसिटी है और एक्सपर्ट, इसी के कारण ये देश क्या बना हुआ? धनी बना हुआ। मतलब वहाँ का हर व्यक्ति हर काम में एक्सपर्ट है और टैलेंटेड है, कौशल है, और वो ही मानव पूंजी है। अब हम बात करते हैं शिक्षित माता पिता के बच्चों की और अशिक्षित माता पिता के बच्चों के बीच में डिफरेंस। देखिए, जैसा कि एक बार कहा जाता है कि अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो वो एक आने वाले पूरे परिवार को शिक्षित करती है, फिर वो माँ बनती है तो अपने बच्चों को पढ़ाती है, पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, ठीक है। तो एक माँ बाप अगर शिक्षित है तो वो शिक्षा की महत्व, शिक्षा की कीमत को जानते हैं और फिर वो बच्चों को भी शिक्षित बनाते हैं। और जो माँ बाप अशिक्षित रहते हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा पर कम ध्यान देते हैं, क्योंकि वो अशिक्षित रहते हैं तो उनके पास आय के ज़्यादा साधन नहीं रहते, वो गरीब रहते हैं, गरीब रहते हैं तो वो बच्चों के पढ़ाना चाहे तो भी नहीं पढ़ा पाते, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं पढ़ाते हैं, तो फिर उनके बच्चे गरीब रह जाते हैं, फिर वो जो साइकिल है वो चलती रहती है। तो अब शिक्षित और अशिक्षित माता पिता के बच्चों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। वे शिक्षा के महत्व को समझते हैं, इसलिए वे बच्चों की शिक्षा पर भारी खर्च करते हैं। तो जो शिक्षित माता पिता होंगे वो क्या करेंगे? शिक्षा के महत्व को समझते हैं, उनको इंपॉर्टेंस पता है शिक्षा की, एजुकेशन की, इसलिए वो क्या करते हैं? बच्चों की शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं। परंतु शिक्षा के महत्व को नहीं समझते, इसलिए वे इस पर अधिक खर्च नहीं करते। तो परंतु जो अशिक्षित माता पिता है तो उनको शिक्षा का महत्व नहीं पता, उसको इंपॉर्टेंस नहीं पता, इसलिए वो ज्यादा खर्चा इस पर नहीं करते। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत रहते हैं। तो अब जो शिक्षित माता पिता हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि इस एज में क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, जो स्वच्छता है, साफ सफाई है, उसके बारे में बच्चों को बताते हैं। तो उसके कारण उनका क्या, जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। परंतु इधर जो अशिक्षित माता पिता है, ज्यादातर जो माता पिता है वो मजदूरी के कामों पर चले जाएंगे, बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, उनको उनके पोषण का, खाने पीने का या स्वच्छता का इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो इस कारण उनका स्वस्थ शरीर नहीं रहता है। उच्च आय के कारण इस समाज को बेहतर योगदान देते हैं, तो अच्छी इनकी इनकम होती है। अब शिक्षा अच्छी मिली, स्वास्थ्य अच्छा मिला, तो इसलिए क्या है, वो ज्यादा कमाएंगे, और ज्यादा कमाएंगे तो समाज को भी दे पाएंगे। समाज में मान लीजिए कोई फंक्शन हो रहा है, वहां पे पैसा, समाज का मतलब यहाँ पे कोई जातीय धर्म वाला नहीं है, मतलब मानव समाज को ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ज़्यादा पैसा दे पाएंगे। मान लीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट, कोई सामुदायिक भवन बनवा दिया है या और कुछ करवा दिया, तो सोसाइटी को पे बैक। और उच्च आय का आने का मतलब ये भी है कि वो ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं मतलब देश आगे ही बढ़ रहा है। इनकी आय कम और अपर्याप्त होती है। अब इनके पास इतना ही पैसा होता है कि वो अपना जीवन चला ले, ठीक है, अपना जीवन चल जाए, वही बड़ी बात है। इसलिए वे समाज को कभी भी को कम ही योगदान दे पाते हैं, ठीक है, तो समाज को कम ही योगदान दे पाते हैं। पर देखिए, थोड़ा सा ऐसा भी नहीं है कि शिक्षित माता पिता के बच्चे ही आगे बढ़ते हैं, या ऐसा नहीं। आजकल मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ, यूपीएससी जो निकालते हैं या जो 10th 12th के बोर्ड में टॉपर्स आते हैं, वो ऐसे बच्चे आते हैं जिनके बैकग्राउंड बहुत पिछड़ा हुआ होता है, जिनके माँ बाप ने कभी शिक्षा नहीं ली, गाँव में रहते हैं, बहुत पिछड़े इलाकों में, ठीक है ना, पर वो आज पढ़ करके टॉप रैंकिंग्स ला रहे हैं, अच्छा ला रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा ठीक है, ये अपन पढ़ रहे हैं, पर ऐसा ही नहीं है कि शिक्षित माता पिता के बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे स्वस्थ शरीर की बात करी, ठीक है, जो बच्चे गरीबों के बच्चे ना, उनमें बल्कि ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा जान है, ठीक है, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सर्दी हो गर्मी हो, वो हर मौसम को झेलने के लिए तैयार है। पर जो अमीर या जो वो ऐसे बच्चे हैं, उनके क्या है, वो बिल्कुल प्रोटेक्शन में रहते हैं। एक ऐसा हमारे पड़ोस में है, एक आंटी है, तो उनकी जो पोती है वो 3-4 दिन तक एसी में रही, बाहर आई तो उसको लू लग गई गर्मी का मौसम था, लू लग गई। अरे भाई,
क्यों ऐसा क्यों? पर इन नहीं, ये गर्मी में घूम लेंगे, सर्दी में घूम लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मजबूत भी बनते हैं। परंतु हाँ, ये है कि एक शिक्षित माता पिता होगा तो वो थोड़ा शिक्षा पे थोड़ा ज़्यादा जोर देता है कि हाँ नहीं बेटा पढ़ा करो, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये बात है। अब बात करते हैं क्रियाएं की, ठीक है। अब ये क्रिया वो हिंदी वाली नहीं है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया है। क्रिया का मतलब वैसे यहाँ पर भी यही है, मतलब कुछ काम करना, ठीक है, कुछ कार्य। जैसे कि मनीष सर पढ़ा रहे हैं तो मनीष सर एक क्रिया कर रहे हैं, पढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्रिया है। तो मतलब हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एक्टिविटीज की। अब यहाँ पर एक्टिविटीज को किस भागों में डिवाइड करा गया है वो देखिए। क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया, एक आर्थिक क्रिया और दूसरी है बेटा गैर आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? जब आप अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू करते हो तब हम ये कहते हैं कि बेटा अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्थिक में भी अर्थ है, मतलब धन, मतलब सारे ऐसे काम, सारी ऐसी क्रियाएं जो आप पैसा कमाने के लिए करते हो उनको आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। या मैं ऐसा कहूं, कोई भी ऐसा काम जिसको कमाने से आपको आय प्राप्त होती हो, इनकम मिलती हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया और आपको पढ़ाने से मुझे पैसा मिला, ये मेरी आर्थिक क्रिया है। डॉक्टर ने पेशेंट को चेक करा, उसको चेक करने से पैसा मिला, वो उसकी आर्थिक क्रिया है। किसान ने उत्पादन करा, उसको माल को बाजार में बेचा, उससे उसको पैसा मिला, वो उसकी आर्थिक क्रिया है। मतलब वह सारे काम जिसको काम करने से आपको आय मिलती हो, पैसा मिलता हो, वो सारी क्रियाएं आपकी आर्थिक क्रियाएं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। इसके विपरीत में कौन सी है? गैर आर्थिक क्रिया, या जिन्हें हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका अर्थ क्या है कि चाहे ऐसे काम जिनको करने से हमें आय प्राप्त ना होती हो, जिनसे हमें पैसा प्राप्त ना होता, जिनसे हमें इनकम प्राप्त ना होती हो। तो अब आप बोलोगे सर 21वीं शताब्दी में कौन ऐसे महापुरुष है जो कि बिना पैसों के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम संविधान के हिसाब से देखेंगे तो फिर तो सर ये बेकार हो जाएगी। बेकार अलग है और गैर आर्थिक क्रिया अलग है। गैर आर्थिक क्रिया में क्या आता है बेटा? गैर आर्थिक क्रिया में ऐसे काम आते हैं जिनको करने से आपको कोई पैसा नहीं मिलता। जैसे कि हमारी मम्मी हमारे लिए अब भी तक खाना बनाती है परंतु वो हमसे पैसा चार्ज नहीं करती, वो गैर आर्थिक क्रिया है। एक टीचर स्कूल में, कोचिंग में जाकर के बच्चों को पढ़ा करके आता है, वो पैसे लेता है, वो उसकी आर्थिक क्रिया है। पर घर पे वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उससे पैसे नहीं लेगा, वो क्या कहलाएगी? गैर आर्थिक क्रिया कहलाएगी। डॉक्टर हजारों पेशेंटों को ट्रीट करेगा, उनसे फीस चार्ज करेगा, परंतु घर में अगर उसका बच्चा, उसका परिवार में कोई बीमार हो गया तो उससे पैसे नहीं लेगा, तो वो क्या हो गई? गैर आर्थिक क्रिया हो गई। मतलब आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिनको करने से आपको आय प्राप्त होती हो, और गैर आर्थिक क्रियाएं ऐसी जिनको आपको करने से आय प्राप्त ना होती हो। अब इसको दो भागों में बांटा गया, एक बाजार क्रिया है और एक गैर बाजार क्रिया है। देखिए बेटा, वैसे रियलिटी में ये जो क्रियाएं हैं उनको आप आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया कह लो, या क्रियाओं को बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया कह लो, दोनों का अर्थ एक ही है। परंतु किताब में शब्द प्रयोग करा गया है कि आर्थिक क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दो भाग कर करके बता रहा हूं। बाजार क्रियाएं, बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। मतलब वेतन या लाभ, ठीक है, जहां पर आपको पेमेंट हो, जहां पर आपको प्रॉफिट हो, इस उद्देश्य से जो क्रिया करी गई है उसको क्या कहा जाएगा? बाजार क्रिया कहा जाएगा। मतलब जिसका क्या करा जाएगा? भुगतान करा जाएगा, पारिश्रमिक का भुगतान करा जाएगा। पारिश्रमिक शब्द याद करिए, उत्पादन के कारक जिसमें क्या है? भूमि के बदले पारिश्रमिक क्या होगी? किराया होगा। श्रम का पारिश्रमिक क्या होगा? उसकी मजदूरी होगी। भौतिक पूंजी का ब्याज और जो मालिक है उसके लिए लाभ और हानि, उसका पारिश्रमिक होगा, एक तरीके से उसका रिटर्न होगा। तो बाजार क्रियाएं वो हैं जिनमें हम वेतन या लाभ के उद्देश्य से करते हैं, और जहां पर हमें भुगतान होता है वो सारी बाजार क्रियाएं कहलाती है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। तो इनमें जो सरकारी सेवा है, ठीक है, इनमें जो सरकारी सेवा है, वस्तु सेवाओं का जो भी उत्पादन हो वो सब शामिल है। मतलब आप कोई भी काम करो जिनसे किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हो, वो सारी इसमें आ जाती है। गैर बाजार क्रियाएं क्या है? गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए है। देखिए, उपभोग का मतलब क्या? इस्तेमाल करना, और स्व मतलब खुद के लिए इस्तेमाल करना। अब आज किसान जो कुछ उगा रहा है वो बेचने के लिए उगा रहा है, परंतु वो उसमें से कुछ खुद के घर के लिए भी तो रखेगा। भाई ऐसा थोड़ी गेहूं उगाने वाला किसान ही मार्केट में जाके गेहूं खरीद के ला रहा, नहीं, वो पहले 1 बोरी 2 बोरी जितनी भी उसको चाहिए पूरे साल वो अपने पास रख लेगा, फिर बाकी सारा मार्केट में बेच के आ जाएगा। अब उस स्व उपभोग के लिए जो उसने रखा है वो क्या है? गैर बाजार क्रिया है। वो गैर बाजार क्रिया जो सेल्फ कंजप्शन के लिए, आज किसी की मदर मान लीजिए टिफिन सेंटर चलाती है, टिफिन बना करके वो लोगों को देती है, परंतु वो खाना घर के लिए भी तो बना रही है ना, वो घर के लिए भी खाना बना रही है, मतलब वो क्या हो गया? स्व उपभोग के लिए हो गया, खुद के उपभोग के लिए हो गया। तो गैर बाजार क्रियाओं से क्या अभिप्राय है हमारा? जो स्व उपभोग के उत्पादन के लिए हो, मतलब खुद के इस्तेमाल के लिए करा जाए। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपयोग होता है, जो प्राथमिक, जो सबसे पहले जो उत्पाद होते हैं, प्रथम उत्पाद होते हैं, उनका उपयोग यहाँ पर किया जाता है।
अब बात करते हैं श्रम का लैंगिक विभाजन। ठीक है, श्रम का मतलब जो काम करते हैं, ठीक है, काम धंधा होता है वो श्रम है, मेहनत है। ठीक है, उसका लैंगिक विभाजन कर दिया, मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया, जो काम है उसका बंटवारा कर दिया। किस आधार पर? लिंग के आधार पर। लिंग का मतलब पता है कि महिला और पुरुष। ठीक है, महिला और पुरुष में हमने क्या कर दिया, काम को बांट दिया। तो मतलब काम का किस आधार पर बंटवारा हुआ? लैंगिक आधार पर बंटवारा हुआ कि साहब महिला ये काम करेंगे, क्यों? क्योंकि वो महिला है, और पुरुष ये काम करेंगे, क्यों? क्योंकि वह पुरुष है। महिलाएं घर के कामकाज देखती है और पुरुष बाजार क्रियाओं में काम करते हैं। तो हमने अधिकतर देखा है जो महिलाएं क्या है, घर के कामकाज करती है। ठीक है, महिलाएं घर में खाना पकाती है, महिलाएं घर में बर्तन धोती है, साफ सफाई करती है, ठीक है, कपड़े धोती है। ये जो सारे जो घर के कामकाज होते हैं वो कौन करती है? महिलाएं करती हैं। जो फीमेल्स हैं वो सारे घर के कामकाज करती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो सारे क्या करते हैं? बाजार क्रियाओं में काम करते हैं, मतलब बाहर जाकर के पैसा कमाने का काम करते हैं। ऐसे काम करते हैं जिसमें पैसा कमाया जाए, वेतन कमाया जाए, लाभ कमाया जा सके, ऐसे कार्य कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। और घर के सारे काम कौन करती है? महिलाएं करती हैं। परंतु अब समय बदल चुका है, पहले की बात अलग थी, अब समय में परिवर्तन आ चुका है, और अब शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति के आय के प्रमुख निर्धारक हैं। आय के प्रमुख निर्धारक, ठीक है, आय मतलब इनकम। ठीक है, इनकम के प्रमुख निर्धारक, भाई किसकी इनकम ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, इसको कौन तय करेगा? इसको तय करेगी उसकी शिक्षा, उसका कौशल। कौशल का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो उसका टैलेंट। आज मान लीजिए एक कंपनी में है कोई एक पुरुष है, वो पिछले 5 साल से काम कर रहा है और उसकी सैलरी आज 40,000 रुपए है। ठीक है, अब एक महिला इंटरव्यू देने आई और उस महिला का टैलेंट देखा, जब उसके पास डिग्रीज देखी, उसका टैलेंट देखा, साहब इसने खूब काम कर रखा है इस फील्ड में, गजब का टैलेंट उसके पास है, तो उस महिला ने बोला सर मैं काम तो कर लूंगी पर 60,000 से नीचे नहीं लूंगी। 60,000, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आपको 60 देंगे। अब जो पुरुष 5 साल से उस कंपनी में काम कर रहा है उसको 40 पर महिला को 60, क्यों? क्योंकि उसका टैलेंट था उसमें। भाई टैलेंट का पैसा है, उसके एजुकेशन का पैसा है। ठीक है, आज बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, 3-4 मिनट में चेक करा, अच्छा ये परेशानी है, ठीक ठीक ठीक, अच्छा ठीक है, जाओ लाओ 300 रुपये फीस दे जाओ, 500 रुपये फीस दे जाओ, 800 रुपये फीस दे जाओ, अच्छा ठीक है सर अभी देता हूँ। अब हम लोग क्या कहते हैं, 3 मिनट के 300 रुपये ले लिए साहब, 5 मिनट देखा नहीं और इतने रुपए ले लिए। अरे भाई वो इस मिनट का नहीं ले रहा वो पैसा, वो किस चीज का पैसा ले रहा है? अपना टैलेंट का पैसा ले रहा है। जो पैसा उसने टैलेंट लेने में खर्चा करा था वो खर्चा आपसे वसूल कर रहा है। जो समय उसने अपनी किताबों को पढ़ने में बिता दिया था उस समय का वो पैसा ले रहा है। तो उस शिक्षा का, उस टैलेंट का पैसा है। आपको चेक करने का तो कहाँ, आपको तो चेक 2 मिनट करा है भाई। अब डॉक्टर क्या करता है, हाँ डॉक्टर भी, अच्छा ठीक है यहाँ से ठीक, हाँ दिखाओ, अब ब्लड प्रेशर नाप लेगा, हाँ ठीक ठीक। ये सारे काम तो आज अपन भी कर सकते हैं, यूं पेट को बजा करके तो मैं भी देख सकता हूँ। ठीक है, और हार्ट बीट तो चलो वो डॉक्टर चेक कर लेते हैं, बाकी बीपी में भी चेक कर सकता हूँ, घर पे आते हैं और हार्ट बीट भी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर बीमारी को मैं नहीं पकड़ सकता। ठीक है, मैं चेक, हाँ मैं मुझसे ऐसा कोई चेक करा लेगा तो मैं कौन से पैसे लूंगा, उससे नहीं लूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं। तो मैं पैसे इस बात की थोड़ी चेक करने के, वो तो पैसे इस बात की कि आपको चेक करके बीमारी पता लगाऊंगा। और बीमारी कैसे पता लगेगी? क्योंकि मैंने इसके बहुत लंबे समय से पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई करी और पढ़ाई करने का ही पैसा ले रहा हूं। तो शिक्षा और कौशल ही अब आय के प्रमुख निर्धारक है। तो जिसके पास एजुकेशन होगी, जिसके पास टैलेंट होगा, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो ज्यादा पैसा कमा सकता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र की। ठीक है, अभी हमने बात करी थी आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जिनमें हमें आय की प्राप्ति होती है, मतलब ऐसे वह सारे काम जहां पर क्या हो, आय कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किया जाता है। अब ऐसे कामों को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, उन क्षेत्रों को हम आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जो आर्थिक क्रियाकलाप है, ऐसी सारी क्रियाएं, ऐसे सारे काम जो धन कमाने के लिए किए जाते हैं, ऐसे कामों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में, 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है। पहला है बेटा प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। अब एक एक ऊपर जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को हम इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। कौन सा सेक्टर कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या कौन कौन सी गतिविधियां? कृषि में कोई काम कर रहा है, वानिकी, ठीक है, पशुपालन का कोई काम कर रहा है, मत्स्य पालन का काम कर रहा है, मुर्गियों को पालने का काम कर रहा है, खनन का और उत्खनन का कोई काम कर रहा है। ये सारे के सारे काम किस में आ जाएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। ये सारे काम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं, प्रकृति के हैं, और ये सबसे पहले प्रथम पर यही काम होते हैं। इसके बाद आगे कोई काम होता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इस क्षेत्र में सबसे जो महत्वपूर्ण अगर कोई है तो कृषि है, इसलिए हम इसको क्या कहा जाएगा? कृषि क्षेत्र भी कहा जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाएगा। तो कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन, ये सब क्या है? ये प्राथमिक क्षेत्र में है।
फिर दूसरा आता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को इंग्लिश में कहा जाता है बेटा सेकेंडरी सेक्टर। ये सब कुछ आप क्लास 10th की इको में भी पढ़ोगे, इसलिए अभी अच्छे से पढ़ लेना। सेकेंडरी सेक्टर, यहां पे विनिर्माण शामिल होता है। याद करिए पहला अध्याय, पहले अध्याय में मैंने आपको उत्पादन बताया था। उत्पादन क्या होता है? कच्चे माल को अंतिम वस्तु में परिवर्तित करना ही उत्पादन है। भाई कोई कच्चा सामान है, जैसे आज कॉटन की टी शर्ट बनती है, कॉटन मतलब कपास, कपास मतलब रुई, तो कपास कहां पर उगता है? कपास खेतों में उगता है। फिर उससे वो फैक्ट्री में जाता है, फिर फैक्ट्री में रिफाइन होकर उसको बहुत सही तरीके से साफ ऑफ करके फिर उसकी टी शर्ट शर्ट्स बनती है। तो वो ये क्या हुआ? एक अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु क्या, जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूं। तो शर्ट पहनने योग्य बनाई किसने बनाई? फैक्ट्री ने बनाई, इंडस्ट्री में बनी। तो ये क्या है? ये विनिर्माण का काम है। उसको निर्माण करा जा रहा है, वो बन करके नहीं है, उसको बनाया जा रहा है। ऐसा बने, ऐसा बने। आज मोबाइल बन रहा है, विनिर्मित हो रहा है ये, ठीक है, ऐसा। तो विनिर्माण शामिल है। तो जहां विनिर्माण के काम कहां होते हैं? उद्योगों में होते हैं। इंडस्ट्री, उद्योग का मतलब कोई फैक्ट्री हो गया, कोई इंडस्ट्री हो गया, कोई कार्यशाला हो गया, ये सब कुछ उद्योग कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? कोई भी कच्चा माल जो यहाँ से उत्पादन हुआ है उसको क्या है? एक अंतिम वस्तु में परिवर्तित करा जाता है द्वितीय क्षेत्र में। और इसमें उद्योग इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाएगा। अब इसने कच्चा माल उत्पादन करा, इसने उसको यूज करने लायक बना दिया, तो फिर वो क्या कर रहा है? वो उसका तो और भी इंपोर्टेंट काम है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा टर्सरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर है? टर्सरी सेक्टर है। अब ये दोनों जो क्षेत्र हैं, ये क्या उत्पादन कर रहे हैं? ये वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। किसका उत्पादन कर रहे हैं? वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। पर जीडीपी में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतिम माल और सेवाओं का उत्पादन। तो सेवा को किसके पास है? सेवा इस क्षेत्र में आ जाती है। ये दोनों वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, पर ये सेवा का उत्पादन कर रहा है। ये वाला क्षेत्र इन दोनों के उत्पादन में मदद करता है। इसने कपास उगाया, इसको फैक्ट्री तक पहुंचाने में किसने सहायता करी? परिवहन ने, टेम्पो वाले ने, ट्रक वाले ने, वो परिवहन है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो ट्रांसपोर्टेशन है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। किसान को फसल उगाने के लिए पैसा चाहिए, बैंक वालों के पास गया, तो बैंकिंग किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। इनको अपनी फैक्ट्री में कुछ नुकसान का डर है, उसका बीमा करा रखा है, बीमा किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो इसमें आ जाएगा, जो डॉक्टर आपको चेक कर रहा है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये सब किस में आ जाते हैं? सेवा में आ जाते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है वो इन दोनों क्षेत्रों की मदद करता है, इन दोनों की सेवा देता है, ठीक है। और सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो काम है वो इस वाले सेक्टर का है। इसमें व्यापार इसमें है, परिवहन इसमें है, संचार इसमें है, बीमा इसमें है, शिक्षा इसमें है, बैंकिंग इसमें है, स्वास्थ्य इसमें है, पर्यटन इसमें है, ठीक है। ये सारी सेवाएं इसमें शामिल होती है। तो तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। पहले को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, दूसरे को औद्योगिक क्षेत्र और तीसरे को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, सर्विस सेक्टर कहा जाता है। नोट, इन क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। अब जो इन तीनों क्षेत्रों में आज कोई भी व्यक्ति हो, आपके पापा मम्मी चाचा चाची अंकल आंटी भैया दीदी जीजू जो भी काम कर रहे हैं वो इन तीनों में से किसी ना किसी क्षेत्र में काम करेंगे, या इसमें इसमें या इसमें, इन तीनों में से किसी ना किसी क्षेत्र में काम करेंगे। और इन तीनों के क्षेत्रों को जब हम टोटल कर लेते हैं, जब इनमें टोटल उत्पादन का पता लगा लेते हैं, अंतिम माल वस्तु का पता लगा लेते हैं, उनका बाजार मूल्य का पता लगा लेते हैं, तो ही वो हमारी क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है। उसी से हमें हमारी राष्ट्रीय आय को पता चल जाता है। तो ये तीनों क्षेत्रों से राष्ट्रीय आय पता चलती है। अब बात करते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता की। गुणवत्ता का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। देखिए भाई, क्वालिटी बड़ी जरूरी है। हमें कोई भी चीज हो, हमें उसमें क्वालिटी चाहिए कि अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। हम कपड़े देखने जाते हैं तो अच्छी क्वालिटी का दिखाना, ठीक है। हम घड़ी देखने जाते हैं तो अच्छी क्वालिटी की घड़ी दिखाना, मोबाइल देखने गए तो अच्छी क्वालिटी का दिखाना। हम हर चीज क्या करते हैं? हम अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हैं, हम बेहतर लेना चाहते हैं। तो जो चीज जनसंख्या के लिए, जो चीज देश के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या? जनसंख्या। जो लोग हैं वो देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देश भू सीमा से बनते हैं और राष्ट्र जो होते हैं ना वो लोगों से बनते हैं, ठीक है। मतलब लोग, मतलब एक ऐसा ही है, दोनों सेम ही वैसे, पर जो राष्ट्र लोगों से बनते हैं, लोगों की भावनाओं से, लोगों की संस्कृति से, लोगों के विचारों से राष्ट्र बनते हैं। भारत महान क्यों है? भारत ने कोई आज तक किसी पर अटैक नहीं करा, भारत ने कोई बहुत बड़ा सीमा क्षेत्र किसी का लूट नहीं लिया। भारत अपने विचारों से, भारत अपनी संस्कृति से महान है, इसलिए महान है, इसलिए भारत की जय जयकार पूरी दुनिया में होती है। तो जो लोग हैं जो उन संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, उन विचारों को आगे बढ़ाएंगे, वो लोग जब प्रतिनिधित्व करते हैं, ये लोग बड़ा इंपॉर्टेंट है और इनकी क्वालिटी अच्छी होना बड़ी जरूरी है। तो इसलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या की गुणवत्ता, या जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की, कि भाई उनमें से क्या गुण है, क्या क्या गुण होने चाहिए जनसंख्या में, वो अब हम पढ़ना है। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा,
से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। मतलब क्या कहा, जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट बेटा, ठीक है, कि पढ़े लिखे लोग कितने हैं। वैसे जो साक्षर की एक डेफिनेशन वो ये कही जाती है कि 7 साल से ऊपर का व्यक्ति जो एक किसी भाषा में बोल और लिख सकता है वो साक्षर है। परंतु इससे हम बड़े मायने देखते हैं, पढ़े लिखे और भी ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर साक्षरता के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ हम एक चीज पे और फोकस करते हैं, वो है कौशल निर्माण। मतलब व्यक्ति में टैलेंट होना चाहिए। पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं है, आप मार्क्स तो रट करके भी ले आओगे, पर जब आपने पढ़ लिया और उसके बाद भी आपको ये नहीं पता कि देश का राष्ट्रपति कैसे चुनते हैं, तो फिर आपकी पढ़ाई बेकार है। आपने अगर साइंस में, फिजिक्स में कुछ चीज पढ़ करके आप उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, तो फिर वो बेकार है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ क्या है, कौशल निर्माण, ठीक है। टैलेंट जो है ना, वो टैलेंट बड़ा जरूरी है, टैलेंट होना, तो टैलेंट का निर्माण करना जरूरी है। और उसके बाद फिर क्या बोला, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि एक व्यक्ति की लाइफ कहां तक हो सकती है, कितने साल तक वो जी सकता है। तो भारत में एक अनुमान के अनुसार ये कहा जाता है कि पुरुष लगभग 67 साल 67 ईयर्स और महिलाएं लगभग 69 to 70 ईयर्स तक जी सकती है, ठीक है, जी सकती है। अब जीवन प्रत्याशा ज्यादा होने का अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि भाई वहां पर स्वास्थ्य सुविधा है वो अच्छी है, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज वहां पर अवेलेबल है, तो लोग जल्दी नहीं मरते, उनको अच्छी सुविधाएं मिल जाती है, उनको अच्छा खाना पीना मिल जाता है, उनके लिए बेटर फैसिलिटीज है। तो जीवन प्रत्याशा क्या दर्शाती है, स्वास्थ्य को दर्शाती है। तो साक्षरता दर में हम ये भी देखेंगे कि कौशल निर्माण, व्यक्ति में टैलेंट होना चाहिए, और जीवन प्रत्याशा क्या दर्शा रही है, स्वास्थ्य को दर्शा रही है। ब्रिटिश टाइम के दौरान हमारी जीवन प्रत्याशा बड़ी कम हो गई थी, परंतु फिर भारत सरकार ने देश को संभाला और फिर हॉस्पिटल्स बनाए, बढ़िया डॉक्टर्स हुए, धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हर बीमारी से लड़ने में आज भारत समर्थ है और लोगों को बचाता है। इसलिए हमारी जो जीवन प्रत्याशा है वो बेहतर है। ये चीज़ आपने कोरोना के समय में भी देखी होगी, पूरी दुनिया की हालत डाउन हो गई थी, पर भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने बड़े ही अच्छे से काम करा और लोगों को बचाने का काम किया। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की संवर्धि पर निर्धारित करती है। तो देश की संवर्धि, संवर्धि का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। तो जनसंख्या की जो गुणवत्ता है, जो उसकी क्वालिटी है, किस पर निर्भर करती है, देश की ग्रोथ पर। अब देखो दोनों बातें जुड़ी हुई हैं, देश की ग्रोथ या देश की संवर्धि और जनसंख्या की गुणवत्ता दोनों जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है, देखो अगर देश की ग्रोथ होगी, देश अगर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा मतलब हेल्थ फैसिलिटीज बढ़िया हो जाएंगी, एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़िया हो जाएंगी। जब हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़िया हो गई तो जनसंख्या को भी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, मतलब अच्छा उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा। दूसरा ये देखो, अगर जनसंख्या की गुणवत्ता अच्छी होगी, अगर जनसंख्या बहुत हेल्दी है, जनसंख्या बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, तो देश की संवर्धि खुद ऑटोमेटिकली करा देगी। तो हमने ये भी देखा कि अगर देश संवर्धित होगा तो जनसंख्या की क्वालिटी बढ़ेगी, और जनसंख्या की क्वालिटी होगी तो देश संवर्धि भी होगी, देश की ग्रोथ भी होगी ही होगी। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती है। पढ़े लिखे लोग और स्वस्थ शरीर परिसंपत्ति होती है, असेट होती है, वो बोझ नहीं होते, वो दायित्व नहीं होते। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर मानव को मानव पूंजी, मानव को मानव संसाधन बनाना है तो उसके शिक्षा पर, उसके स्वास्थ्य पर खर्चा करना बड़ा ही आवश्यक है। ये एक नोट के साथ आप लिख लीजिए, चाहे साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती है, असेट्स होती है। अब हमने दो पे मुख्य फोकस करा, एक शिक्षा पर और एक स्वास्थ्य पर। तो पहले बात कर लेते हैं शिक्षा की। शिक्षा के लाभ क्या हैं, क्यों पढ़ा जाए, क्यों एजुकेट हुआ जाए। तो देखिए, व्यक्तिगत लाभ है और सामाजिक लाभ है। व्यक्तिगत का मतलब क्या है, इंडिविजुअल। भाई अगर मैं पढ़ाई कर लूंगा तो उससे मुझे क्या फायदा होगा, एक एक इंडिविजुअल को क्या फायदा होगा। तो सबसे पहला कहा गया है जीवन के मूल्य विकसित होते हैं, ठीक है, जो वैल्यूज है ना, वो वैल्यूज विकसित होती है, ठीक है। मतलब अगर मैं पढ़ लिख लूंगा तो मुझे ये पता होगा ये सही है, ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। जैसे आज एक बात आप बताइए, आज जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो कास्टिज्म को नहीं मानती, ठीक है, वो रिलीजन के आधार पर डिफरेंसेस नहीं करती, वो महिला पुरुष में भेद नहीं करती, नहीं साहब ये लड़की है मैं लड़का हूँ, या मैं लड़की हूँ ये लड़का, ऐसा डिफरेंसेस नहीं करती। क्यों, क्योंकि वो एजुकेटेड, उनको वैल्यू पता है कि नहीं यार ये कैसा तर्क हुआ कि वो उस कास्ट का है इसलिए वो गलत है और मैं सही हूँ, और या मैं गलत हूँ वो सही हूँ, ये कैसे, ये उस धर्म का है, या मैं लड़की हूँ तो मैं गलत हूँ वो सही हूँ। ये हमने छोड़ दिया क्योंकि हमने एजुकेशन ली, हमने एजुकेशन लिया, हम साथ में पढ़े उठे, तो हमारा व्यवहार जो है तो ऐसा चेंज हो गया। तो जीवन के जो मूल्य हैं वो विकसित होते हैं, वैल्यूज विकसित होती है। और शिक्षा जब हम लोग लेते हैं तो शिक्षा वही है जो हमें संस्कार विधि में अच्छा सिखाए। आज पढ़ा लिखा व्यक्ति में थोड़ा सा हम ये उम्मीद करते हैं कि उसको पता होगा किससे कैसे बात करनी है, ठीक है, लड़की से कैसे बात करनी है, बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करनी है, दोस्तों से कैसे बात करनी है, बच्चों से कैसे बात करनी है। तो जो जीवन के जो मूल्य होते हैं ना, वैल्यूज जो है लाइफ की, वो विकसित होती हैं शिक्षा से।
अच्छी नौकरी और अचल वेतन मिलता है। तो भाई आधी से ज्यादा जनरेशन तो पढ़ ही रही है। क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि नौकरी मिल जाए, बढ़िया नौकरी, ठीक है, और खूब पैसा कमाए, मजे करें जीवन में, 2-3 गाड़ी घर में हो, 4-5 नौकर हो, बढ़िया से एक बंगला हो, वहां रहो, खाओ पीऊं सो और मजे करो। ये तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, सबसे बढ़िया बात तो ये है, ठीक है, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, खूब वेतन मिल जाएगा, खूब पैसा मिल जाएगा। नई आकांक्षाएं, आकांक्षाओं का मतलब क्या होता है? डिजायर्स, हमारी इच्छा है। देखिए अब आपके पास, अगर आपने शिक्षा ली है, आपके पास अच्छी नौकरी है, आपको अच्छा पैसा मिल रहा है, तो आपकी नई आकांक्षाएं होंगी, नई इच्छाएं होंगी। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मान लीजिए आज मैं पैसा कमा रहा हूं, अगर आज मैं जितना कमा रहा हूं उससे और ज्यादा कमाऊंगा तो मेरी और इच्छा होगी, यार देखो पैसा बहुत कमा रहा हूं मैं, तो एक गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, 4 व्हीलर खरीद लेते हैं, ठीक है, और पैसा कमाया तो घर में ऐसी नहीं है, एयर कंडीशन लगवा लेना चाहिए। तो नई और इच्छा आई मेरी, ठीक है, वो क्यों आई? क्योंकि पैसों के कारण। और पैसे क्यों आए? क्योंकि मैंने एजुकेशन ले रखी थी, अच्छा जीवन, और ये सब कुछ होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा, हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए, और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? यही तो है कि हमारा जीवन बेहतर हो। परंतु व्यक्तिगत तो ठीक है, खुद के लिए तो सभी जीते हैं, पर समाज को इससे क्या फायदा होगा? सार्वजनिक इससे क्या फायदा होगा? समाज का फायदा होना बड़ा जरूरी है, समाज के लिए जीना बड़ा जरूरी है। तो अब समाज के लिए क्या क्या हो सकता है, सार्वजनिक फायदे क्या क्या हो सकते हैं, वो देखो। राष्ट्रीय आय सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करता है। देखिए अब राष्ट्रीय आय में देखिए, अब यहाँ पर ये व्यक्ति जब पढ़ करके नौकरी कर रहा है, मतलब किसी न किसी चीज का उत्पादन कर रहा है, और उत्पादन कर रहा है मतलब वो पैसा, राष्ट्रीय आय तो होगी, उसमें इनकम पैसे में देश में तो जुड़ेगी। फिर दूसरा, प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग प्रशासन को संभालेंगे, देश को संभालेंगे, तो क्या होगा? कार्य क्षमता बढ़ेगी। अच्छे लोग बैठे हैं, ठीक है, शिक्षित लोग बैठे हैं, तो अच्छे से काम होगा, जल्दी जल्दी काम होगा, समाज को फायदा ही है। सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में कदम। अब सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है? सरकार क्या एक अपना इंपॉर्टेंट रोल शिक्षा के क्षेत्र में निभा रही है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। तो हर जिले में सरकार क्या कर रही है? नवोदय विद्यालय खोल रही है। नवोदय विद्यालय का आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो इनके बारे में पढ़िएगा, बहुत अच्छे विद्यालय है। प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना करी गई। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने की व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई है। व्यावसायिक शाखाओं का मतलब है प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, ठीक है, मतलब वो कुछ ज्ञान या कुछ कौशल से संबंधित, कुछ टैलेंट से संबंधित उनको व्यवसाय, कुछ काम धंधा करना सिखा रहे हैं, ठीक है, हाई और कॉलेज स्टडीज में, कि भाई इस प्रकार से आप यहाँ से निकलना, ये काम कर सकते हो, ये काम कर सकते हो। जैसे आप आजकल देखते हो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स हो रहे हैं, या इसके अलावा आप देखते हो जो फैशन डिजाइनिंग का काम हो गया, ठीक है, और ये होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो गए, ये सब क्या है? इसी प्रकार के तो कोर्सेज है जिससे कि आपको जल्दी जॉब मिल जाए। शिक्षा बजट में बढ़ोतरी, और सरकार शिक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी करी, मतलब शिक्षा पे पैसा खर्चने में सरकार बहुत खर्चा करी। अब देखिए जैसे सरकार क्या खर्चा करती है शिक्षा में? स्कूलें बनवाने में, ठीक है, टीचर्स को पेमेंट करने में, इसके अलावा काफी बच्चों को छात्रवृत्ति देने में। सरकार कह रही है आप पढ़ो, हम पैसा देंगे, आप पढ़ो तो सही, ठीक है। इसके अलावा दोपहर में भोजन चलाने में, कि भाई दोपहर में सरकारी स्कूलों में बच्चे भोजन खाएं, कम से कम वो भोजन के बहाने ही स्कूल आ जाएंगे, और स्कूल आ जाएंगे तो पढ़ लेंगे, और पढ़ लेंगे तो पढ़ाई भी हो जाएगी, और अच्छा खा करके भी चले जाएंगे, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों एक जगह ही मिल जाएगा। तो सरकार शिक्षा के बजट में खर्चा करी। सर्व शिक्षा अभियान, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य, एक अभियान चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें आप देखते होंगे कि वो एक एडवर्टाइज आता था जिसमें पेंसिल पे बच्चे बैठते हैं और कहते हैं चलो स्कूल चले हम, ठीक है, तो चलो स्कूल चले हम क्या, वो सर्व शिक्षा अभियान है। सर्व मतलब सभी तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, और प्राथमिक शिक्षा मतलब पहली से लेकर 5वीं 8वीं तक तो भाई सब पढ़नी चाहिए, कोई बच्चा छूटना ही नहीं चाहिए। और फिर भारत के संविधान में ये बात और लिख दी गई कि भारत के संविधान का आर्टिकल 21A क्या कहता है कि 6 से 14 साल तक का हर बच्चा स्कूल जाना चाहिए। ये माता पिता की जिम्मेदारी है, माता पिता का कर्तव्य है कि उनको स्कूल भेजे, और किसी भी प्रकार के कोई भी काम धंधे में उनको न लगाए, उनको स्कूल भेजना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटस शिविर प्रारंभ किए गए, और प्राथमिक शिक्षा में मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है पहली से 5वीं 8वीं तक की, उसमें नामांकन, उसमें रजिस्ट्रेशन, नाम बढ़ाने के लिए क्या करा गया है? कुछ कार्यक्रम चलाए गए हैं। सेतु पाठ्यक्रम, सेतु का मतलब क्या होता है? जोड़ने का काम करता है, ठीक है। एक तरफ वो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एक तरफ स्कूल है, तो दोनों को जोड़ो, बुलाओ बच्चों को स्कूल में बुलाओ, ठीक है, स्कूल में उनको पढ़ाओ। सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लोटस शिविर, चलो स्कूल चले हम, ठीक है, और ऐसे काम शुरू करेंगे। दोपहर का भोजन, ये दोपहर का भोजन एक बहुत गजब की पहल सरकार के द्वारा करी गई। इसमें होता क्या था कि बच्चा स्कूल आता था, फिर वो लंच होता था 11-12 बजे से, वो भाग जाता था। अब वो भाग जाता था तो वो वापस नहीं आता था, क्योंकि तो पहली तो बहुत दूर जा करके थोड़ा बहुत
सरकारी स्कूल में ज़्यादा कर बच्चा गरीब बच्चे पढ़ते हैं। अब वो जाता था, कुछ नहीं मिलता था, थोड़ा बहुत, फिर वो थक जाता था, फिर वहीं सो जाता था घर पे, फिर नहीं आता था, फिर 1-2 दिन नहीं आया, फिर वो नहीं आएगा। तो फिर सरकार ने बोला क्या है, कम से कम बच्चे इस भोजन के कारण खींच करके चले आएंगे। चल पढ़ाई तो पढ़ाई के साथ साथ क्या होगा, भोजन भी खाएंगे वहाँ पर। आज ये मिलेगा, आज ये वाला दिन है तो आज ये फल मिल जाएगा, आज वो मिल जाएगा, आज ये मिल जाएगा। तो भोजन के कारण भी वो लोग क्या है, स्कूल चले आते थे। ये बहुत अच्छी योजना सरकार ने चलाई। फिर है दूसरा स्वास्थ्य, हमने शिक्षा की बात कर ली। अब दूसरा है हेल्थ, और ये कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। और जिसने भी कहा ये बात बिल्कुल सही कही। अगर आपके हल्का सा हाथ में भी दर्द होगा, अगर उंगली में भी दर्द होगा ना, सही बता रहा हूँ, आपकी कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी। पर शरीर जब बिल्कुल स्वस्थ होगा तो आप ज़्यादा काम करने की इच्छा करोगे, आपका दिमाग तेज चलेगा। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आजकल सबसे जो बेहतर चीज़ चल रही है वो योगा है। योग करो, निरोग रहो। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को पहचानने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। तो किसी भी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उसे अपनी क्षमता, मतलब उसे अपनी कैपेसिटी को पहचानने में, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो किसी काम को कितना कर सकता है, कितनी जल्दी कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को पहचानने में, और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ठीक है कि भाई अब देखिए कोरोना के समय में क्या कहा गया था कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, आप अपनी ताकत बढ़ाओ। अगर आपको कोरोना हो भी गया तो आप बच जाओगे। ठीक है, तो इसलिए जो लोगों में ताकत थी वो नहीं गए, वो बचे रह गए, वो सेफ रह गए। और कुछ लोग जो गए हैं वो डर में चले गए, अरे मेरा कोरोना हो गया तो मैं मर जाऊंगा। तो पर जो अब आप देखो, जो स्वस्थ आदमी होता है, जो ताकतवर आदमी होता है, तो उनको बीमारियां भी कम लगती है। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है, स्वस्थ। और जो कमजोर हैं, शरीर में हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहेगी। तो ऐसा एक स्वस्थ व्यक्ति में काम करने की अधिक ऊर्जा, शक्ति और सामर्थ्य होता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, एक हेल्दी जो पर्सन होता है, उसमें काम करने की तो अधिक ऊर्जा होती है, मतलब एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा ताकत होगी, शक्ति ज्यादा होगी। और सामर्थ्य मतलब उसमें ज्यादा पावर है किसी काम को करने का। नहीं सब मैं इतना काम कर सकता हूँ, मैं इतना ही नहीं इतना भी कर सकता हूँ। मैं 6 घंटे नहीं, मैं 8 घंटे, 8 घंटे नहीं, मैं 12 घंटे काम करने की ताकत है मुझमें। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वही कर सकता है, जो बीमार है वो तो कर नहीं सकता। भारत में कुल 542 मेडिकल कॉलेज, 313 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल हैं। तो 542 मेडिकल कॉलेज जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है, 313 डेंटल कॉलेज हैं, और इन सब में से जो ज्यादा है वो इन 4 राज्यों में ज्यादा है। अब बात करते हैं बेरोजगारी की, जिसका आप हर बार सुनते ही रहते होंगे देश में कि साहब इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी का अर्थ क्या है? मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं, काम कौन सा? आर्थिक क्रिया करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे वो आय कमाए, काम करना चाहते हैं परंतु उनके पास काम है नहीं, काम का अभाव है। परंतु बात ध्यान दीजिएगा कि ऐसे व्यक्ति को कभी बेरोजगार नहीं कहा जाएगा जो काम ढूंढे ही ना, उसके काम करने की इच्छा ही ना हो, उसको तो हम फालतू आदमी कहेंगे। ठीक है, जैसे आज मान लीजिए मैं घर पे बैठ करके बोलो साहब बेरोजगारी बहुत है, काम ही नहीं मिलता, तो वो गलत बात है। वो ढूंढेंगे तभी मिलेगा, और हम ढूंढने जा रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा तो फिर बेरोजगार है। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते। तो मतलब जो प्रचलित मजदूरी दर है, ठीक है भाई, जो अब भी काम करने के लिए जो जितना पेमेंट दिया जाएगा, काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके। मतलब जो लोग काम करना भी चाहते हैं पर फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा। मतलब जैसे मान लीजिए दिन के 300 रुपए, और 300 रुपए में भी वो व्यक्ति काम करने को तैयार है पर फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है। तो उस समय को, उस व्यक्ति, उस अवस्था को क्या कहा जाएगा? बेरोजगारी की अवस्था कहा जाएगा। बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें लोग रोजगार के अभाव में घूमते रहते हैं जबकि वे कार्य करने के इच्छुक हैं। तो रोजगार के अभाव मतलब काम के अभाव में, अभाव मतलब कमी, कि काम की कमी है, उसके रोजगार के अभाव में घूमते रहेंगे पर वो काम करना चाहते हैं। इच्छुक होना जरूरी। अगर आप काम के इच्छुक हो और फिर आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप क्या कहलाओगे? बेरोजगार कहलाओगे। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है। देखिए अब ज्योग्राफी का जो चैप्टर 6 है जनसंख्या वाला, वो आपने पढ़ा है, उसमें अपन ने देखा था जनसंख्या का। तो 0 से 15 साल के जो होते हैं वो कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। फिर 15 से 59 वर्ष और 59 से बड़े। अब देखिए जो 15 साल तक के बच्चे हैं उनसे तो हम वैसे भी काम नहीं करवाते हैं, ठीक है, और करवा भी नहीं सकते, ठीक है। तो वो तो क्या हो गए, वैसे भी अगर करवा लिया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ठीक है। काम, घर के काम की बात नहीं करो, ऐसे बाहर पैसा कमाने वाला काम। अब ये 59 से ऊपर है, बुजुर्ग हैं, तो इनसे काम करवाते भी अच्छे नहीं लगते, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काम करा है, तो इनकी भी जिम्मेदारी इन पर है और इनकी भी जिम्मेदारी इन पर है। तो 15 से 59 वर्ष वाला जो वर्ग है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्रम बल जनसंख्या कहते हैं, मतलब काम करने वाला जनसंख्या का ग्रुप कहते हैं। यही ग्रुप है जो कि काम करता है, पैसा कमाता है, बाकी ये नहीं। जैसे कि यहाँ पे बेरोजगार ने अपनी जेब दिखा दी, भाई अपनी जेब खाली है बिल्कुल।
अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है वो देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार की बेरोजगारी है। पहली है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब है जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, मतलब कोई ऐसा मौसम का मतलब यहाँ पे कोई बारिश से, सर्दी से, गर्मी से नहीं है, मतलब कुछ ऐसा टाइम जब उन लोगों के पास रोजगार नहीं रहता, उन लोगों के पास काम धंधा नहीं रहता, ठीक है ना। तो उस मौसम को, उस टाइम पीरियड को कहा गया है कि मौसमी बेरोजगारी, मतलब साल के कुछ महीनों में उनके पास काम नहीं रहता, तो उसको हम क्या कहेंगे, मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। दूसरी है बेटा परछन बेरोजगारी। इस परछन बेरोजगारी को छुपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। इस परछन बेरोजगारी को छुपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। कई बार एक ही कार्य या नौकरी में एक से ज्यादा व्यक्ति कार्यरत होते हैं, जबकि उस कार्य विशेष में इतने व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अर्थ मैं जैसे एक आपको आसान भाषा में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक परिवार में 8 लोग हैं, ठीक है, और वो किसान है, वो पूरा परिवार। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई 5 जने किसान, जो इस परिवार के जो 5 लोग हैं वो खेत में जाते हैं और यहाँ से 100 किलो गेहूं का उत्पादन होता है। 100 किलो गेहूं का उत्पादन क्यों होता है? क्योंकि जमीन इनके पास इतनी है कि वहां से 100 किलो का ही उत्पादन हो सकता है। परंतु अब इस मुखिया ने देखा कि यार ये जो 3 लोग हैं ना, वो घर पे बैठे ही रहते हैं, कुछ करते तो है नहीं, और उनको बाहर काम धंधा ढूंढने भी नहीं जाते। तो उन 3 को बोला चलो तुम भी मेरे साथ खेत, चलो तुम भी खेत चलो। पर अब इन 3 लोगों के आने से उत्पादन थोड़ी बढ़ जाएगा, 100 का 1000 किलो तो हो नहीं जाएगा, वो 100 का 100 ही रहेगा। 100 क्यों है? क्योंकि भाई जमीन ही इतनी है, जमीन इतनी है और इतना ही उत्पादन होगा, चाहे आप 3 ले आओ चाहे 30 ले आओ। तो अब पूरी दुनिया की नजर में तो ये 3 लोग भी क्या है, रोजगार में। गांव के लोग देखेंगे, अरे यार उसका पूरा परिवार आजकल खेत पे जा रहा है, भाई खूब पैसे कमाएंगे। अरे काहे के पैसे कमाएंगे? ये पूरी दुनिया की नजर में क्या है, रोजगार में है, पर सच में क्या है, ये बेरोजगार है। तो ये बेरोजगारी क्या है, छुपी हुई है। सबको तो लग रहा है भाई रोजगार है, काम धंधा करते हैं, पर नहीं, वो सच में काम नहीं, उनकी आवश्यकता नहीं। इन 3 को निकाल भी दोगे तो भी 100 किलो ही उत्पादन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जहां पे जितने लोगों की आवश्यकता नहीं होती उतने काम करते हैं। अब नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है। नगरीय क्षेत्र मतलब जो शहरी इलाका है, वहां पर शिक्षित बेरोजगार आपको देखने को मिलेंगे। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, कॉलेज पास कर ली, मास्टर्स कर लिया, फिर भी वो क्या है, बेरोजगार है। एक और तकनीक अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक संवृद्धि के लिए आवश्यक तकनीक कौशल की कमी भी है। देखो अब ये बड़ी ही विरोधाभास वाली बात है। विरोधाभास मतलब दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एक तरफ हम लोग ये कहते हैं कि हमें तकनीकी ज्ञान वाले जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो चाहिए, ठीक है ना, और दूसरी तरफ पढ़े लिखे जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ऐसा क्यों कि जब हम कह रहे हैं कि हमें पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ज्यादा अच्छा रोजगार मिलेगा, ज्यादा पैसा कमाएंगे, तो फिर पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार क्यों हैं? ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां तक हमारा चैप्टर का ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक है तीनों क्षेत्रकों में रोजगार। तीनों क्षेत्रकों में हम तुलना कर लेते हैं। देखिए बेटा, तीनों क्षेत्रकों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। देखिए तृतीयक क्षेत्र का जो है, जिसे हम सेवा क्षेत्र कह रहे हैं, इसका बेटा जीडीपी में योगदान बढ़ा है। पिछले 40 से 50 सालों में इनका जीडीपी में गजब का योगदान बढ़ा है। अगर आज भारत में जीडीपी में सबसे अगर कोई ज्यादा योगदान देता है तो तृतीयक क्षेत्र देता है, सेवा क्षेत्र देता है। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? तृतीयक क्षेत्र कर रहा है। परंतु अगर मैं ये पूछूं कि रोजगार सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, तो रोजगार जो दे रहा है बेटा वो प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र है। परंतु सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तृतीयक क्षेत्र है, या जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर कहते हैं बेटा। ओके, तो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्राथमिक और सबसे ज्यादा योगदान देने वाला सेवा क्षेत्र। परछन बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आई है। तृतीयक क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या, कुछ छोटे मोटे स्तर पे काम करने वाले हैं, जैसे कोई मकान बनाने वाला है, मजदूरी करने वाले हैं, ऐसे जो लोग हैं वो ज्यादा हैं द्वितीयक क्षेत्र में। ओके, तृतीयक क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। तो अब तृतीयक क्षेत्र में क्या, सूचना प्रौद्योगिकी हो गई, ऐसी नई नई सेवाएं सामने आ रही हैं और उन सेवाओं का पूरी दुनिया में बोलबाला है। तो यहाँ पर भी थोड़ा रोजगार बढ़ने की संभावना है। परंतु अब भी हाल फिलहाल सबसे ज्यादा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र का ही है। और इसी के साथ अपना ये जो वन शॉट है वो भी कंप्लीट होता है। आपको कोई डाउट हो, आपको कोई परेशानी हो, आपको कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही एक धमाकेदार वन शॉट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।